भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आपको कौन कौन सी धाराएं करनी है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इस अधिनियम के अंदर 30 धाराएं हैं। अब ये कि मुख्य परीक्षा में प्रीतो में तो आ नहीं रहा है कि भाई हमको लगभग सारी पढ़ने की, कहाँ से क्या पूछ लिया जाए। मेंस में आएगा तो मेंस में आपको सारी धाराएं नहीं पढ़नी। मुश्किल से इस अधिनियम की 10 धाराएं ऐसी जो आपको मुख्य परीक्षा के लिए तैयार करनी है, और आज हम वही धाराएं आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। और याद रखिएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि यह जो अधिनियम लागू होता है पब्लिक सर्वेंट्स पर होता है कि अगर वो रिश्वत ले रहे हैं, कोई व्यक्ति उनको रिश्वत दे रहा है जब वो अपना काम कर रहे हैं उस वक्त, तो इसका मतलब है कि इस अधिनियम के अंदर जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी डेफिनेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि इस अधिनियम के अंतर्गत किन किन को पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत शामिल किया गया है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारतीय न्याय संहिता में लोक सेवक के बारे में प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है। अब यहाँ देखते हैं पब्लिक सर्वेंट में देखिए क्या क्या शामिल है। सबसे पहले तो इसको 2C में डिफाइन किया गया। देखिए, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों के सेक्शंस याद रह सके। वो इसलिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत टफ कंपटीशन है। बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि आपको सेक्शन वाला एरिया याद रह जाए, क्योंकि हर कोई अगर प्री निकाल के मेंस की तैयारी कर रहा है तो वो एक उसकी स्ट्रेटेजी को आप हल्के में मत लीजिएगा। बट हाँ, इतना ये है कि सामने वाला हर संभव कोशिश करता है कि वो हर चीज़ परफेक्ट तरीके से तैयार कर सके। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप लोग सेक्शन वाला एरिया भी तैयार कर सकें। ठीक है, यहाँ पर देखिए पब्लिक सर्वेंट के अंदर कौन कौन शामिल है। सबसे पहले तो एक लाइन यहाँ, ऐसे नहीं कि मतलब यहाँ डिक्टो टू आपको सारे वर्ड पढ़ने नहीं, पॉइंट्सों में आप यहाँ से याद रखिएगा कि वो व्यक्ति जो सरकार की सेवा में है, सरकार से वेतन पाता है, या कि कोई ऐसा काम है जो मतलब पब्लिक कर्तव्य है, उसको करने के पश्चात सरकार से शुल्क या कमीशन या पारिश्रमिक ले रहा है, वो भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट है। तो नॉर्मल याद रखिए, वो व्यक्ति जो सरकार से वेतन ले रहा है, पारिश्रमिक ले रहा है, शुल्क ले रहा है, कमीशन ले रहा है, वो कौन है, वो भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। उसके बाद दूसरे में आप देखेंगे कि जो आपके ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनकी अगर सेवा करते हैं, उनसे वेतन लेता है, तो वो भी आपका क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। तीसरे में आप देखेंगे कि जो आपकी केंद्र, प्रांत या राज्य अधिनियम के अंतर्गत कोई भी निगम, ठीक है, ये स्थापित किए जाते हैं। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो आपकी कंपनी की सेवा में रहने वाले सदस्य हैं, वो सब क्या होंगे, यहाँ पर लोक सेवक माने जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कोई भी न्यायाधीश। तो यहाँ पर आप इतना याद रख सकते हैं, पूरे की ज़रूरत नहीं है, कि जो न्यायाधीश होते हैं वो भी लोक सर्वेंट की कैटेगरी में यहाँ पर आएंगे। उसके बाद वो व्यक्ति जो न्याय प्रशासन के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करते हैं, ये लाइन बस आप यहाँ से याद रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा न्यायाधीश, दूसरे में कहा कि जो न्याय प्रशासन के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, वो व्यक्ति भी यहाँ पर कौन होंगे, आपके लोक सेवक होंगे, जैसे परिसमापक या रिसीवर, ये जो लोग होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका न्यायिक प्रशासन, न्यायिक कार्य करने के लिए तो अपॉइंट किया जाता है इनको। उसके बाद कौन है आपका, ये यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी जो आपका मध्यस्थम है, एनी आर्बिट्रेटर जो होता है। आप देखेंगे फिर 7वें वाले पॉइंट में कि कोई व्यक्ति जो ऐसे पद को धारण करता है, मतलब जो निर्वाचक सूची होती हैं आपके मतदान के दौरान, इलेक्शन के दौरान उन सूचियों को तैयार करता है, प्रकाशित करता है, उनका संरक्षण करता है, रिवीजन करता है, वो जो व्यक्ति होगा ना, वो भी यहाँ पब्लिक सर्वेंट हो, क्योंकि यहाँ पर सरकार का काम कर रहा है भाई, ये सारी चीज़ें सरकार की तो हैं। अब कोई व्यक्ति जो ऐसे पद पर है, जो पद किस लिए बनाया गया है, लोक कर्तव्यों का पालन करने के लिए बनाया गया है, या वो व्यक्ति जो किसी भी तरीके से इन क्षेत्रों में लगे हुए हैं और ये क्षेत्र किसके, सरकार के अगर नियंत्रण में है। आगे आप कहेंगे जो हमारे मतलब आयोग होते हैं, बोर्ड होते हैं, किसी भी नाम से ज्ञात हो, इनके जो अध्यक्ष होंगे या सदस्य होंगे, कर्मचारी होंगे, ये सब, ठीक है, ये सब कौन होंगे, ये भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद जो विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, शासी निकाय के सदस्य होते हैं, ये जो लोग होंगे, ये भी कौन माने जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। उसके बाद हमारा जो है लास्ट 12 पॉइंट कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी विधि से स्थापित, यानी कि विधि द्वारा स्थापित जो शैक्षिक, वैज्ञानिक या सामाजिक संस्था है, जो केंद्र या राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण से आपकी वित्तीय सहायता प्राप्त करती है, उसके पदाधिकारी कर्मचारी भी कौन होंगे, पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। ठीक है, अब अगर कोई भी जो व्यक्ति यहाँ पर 12 के बारे आपने पढ़े हैं, अगर इनमें से कोई व्यक्ति आने वाली धाराओं के अंतर्गत रिश्वत मांग रहा है या उसको रिश्वत दी जा रही, तो इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। यहाँ पर अब आपका अनड्यू एडवांटेज जो है, ये 2D के अंदर 2018 में ऐड किया गया था, असम्यक लाभ। तो कोई भी पारितोषण यहाँ पर ग्रांटिफिकेशन के आपकी संतुष्टि के लिए जो दिया जा रहा है, कोई भी पारिश्रमिक, कोई भी मतलब ग्रांटिफिकेशन, वो यहाँ पर आता है, क्योंकि आगे आने वाली धाराओं में आपको ये शब्द पढ़ने के लिए मिलेगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पर दिया है। तो डेफिनेशन क्लॉज में तो बस आपका वो ही महत्वपूर्ण था 2C।
उसके अलावा देखिए विशेष न्यायालयों की नियुक्ति, क्योंकि यहाँ आपने जितने भी अधिनियम पढ़े हैं सब में, क्योंकि ये आपके अलग से स्पेशल लॉस की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो इन सब के लिए जो न्यायालय हैं वो भी अलग हैं स्पेशल, क्योंकि अगर इन्हें नॉर्मली सब केसों के साथ इन केसों को इन्वॉल्व कर दिया जाएगा तो शायद उनका ट्रायल अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए कुछ स्पेशल मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए सेक्शन 3, अब यहाँ पर ये कुछ सेक्शंस आपके कनेक्टेड हैं, तो ये एक साथ आएंगे आपके पूरे के पूरे, जैसे विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की पावर, ठीक है। उसके अलावा अगर आप 4 देखेंगे, विशेष न्यायाधीशों द्वारा अब विचारणीय मामले, उसके बाद उनकी प्रक्रिया और उनकी विशेष शक्तियाँ। तो ये सेक्शन 3, 4 और 5 ये अब आपको यहाँ से तैयार करने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और किन मामलों में वो संक्षिप्त विचारण कर सकता है, अगर आप चाहें तो उसे कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, वरना आपका सेक्शन 3, 4 और 5 ये आपको एक क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर तैयार करना है, ओके। और यहाँ पर विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगी, तो देखिए केंद्र सरकार कर सकती है या फिर राज्य सरकार कर सकती है, कोई भी कर सकती है इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले ऑफेंसेस का विचारण करने के लिए। और उसके अलावा ये दिया हुआ है कि इस यहाँ जो ये मामले होते हैं ना इस अधिनियम के अंतर्गत, मोस्टली यहाँ पर देखेंगे आप 4 इसमें, ऐसा नहीं कि आप सारा बिल्कुल तैयार करें, सारे की ज़रूरत नहीं है। देखो 3 तो बस सिंपल इतनी बात कह रहा है कि जो विशेष न्यायाधीश है उससे अपॉइंट कौन करेगा, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों के विचारण के लिए इनको अपॉइंट करेगी। ऐसे नहीं कि डिक्टो आपको सारा ये लिखना है। फिर 4 में हमको क्या देखना है कि विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय मामले कौन से होंगे, तो इस अधिनियम में जो दिए हुए हैं भाई उन्हीं का तो विचारण करेगा, ठीक है। और कौन करेगा, जो उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ रहे होंगे। इसके अलावा क्या कर सकता है, क्या अगर उस व्यक्ति पर जो मामला मतलब भ्रष्टाचार से संबंधित है, अगर और भी कोई केस है तो उसको भी सुन सकता है, बिल्कुल दूसरे का भी विचारण कर सकता है उसके साथ साथ। यहाँ पर आप लास्ट पॉइंट यहाँ देखेंगे टाइम पीरियड की बात करता है कि भाई इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों का जो विचारण है ना वो 2 वर्ष में पूरा हो जाए, लेकिन फिर ये टाइम पीरियड भी दे रहे हैं कि मानो अगर 2 साल में पूरा नहीं हो जाता तो यहाँ पर जो न्यायाधीश है वो रीज़न रिकॉर्ड करेगा कि क्यों नहीं हो पाया, उसके बाद नेक्स्ट आपको 6 महीने का टाइम देगा, इस तरीके से ये समय कुल मिलाकर 4 साल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है मैक्सिमम कि इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले ऑफेंसेस जो हैं कितने समय के अंदर तक निपटाए जाने चाहिए, वो आपके 4 साल तक निपटाए जाने चाहिए। बाकी यहाँ पर ये कि वो किस प्रक्रिया क्या अपनाएगा भाई अब, ठीक है, कि इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले जो ऑफेंसेस हैं उसमें मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश क्या प्रक्रिया अपनाएगा और उसकी क्या पावर है। तो देखिए सबसे पहले न्यायाधीश क्या लेता है, कॉन्ग्निजेंस लेगा। अब कॉन्ग्निजेंस के लिए क्या अभियुक्त उसके समक्ष प्रस्तुत होना जरूरी है, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चाहे अभियुक्त विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया हो या नहीं, मजिस्ट्रेट न्यायाधीश क्या करेगा, कॉन्ग्निजेंस ले सकता है, ओके। और यहाँ इस अधिनियम के अंतर्गत जो मामलों का विचारण चलेगा वो कैसे चलता है, जैसे वारंट मामलों का विचारण चलता है, वही पूरा प्रोसीजर इसमें यहाँ पर सेम माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, हमने BNSS में क्या देखा कि मानो हम PSA में भी पढ़ते हैं सहअपराधी के बारे में कि अगर मामला अपराधी हमेशा खुले में तो अपराध करता नहीं है, चोरी छिपे करेगा, साक्ष्य मिटा देगा, तो अब ऐसे में उस अपराधी तक कैसे पहुंचा जाए, भाई अपराध तो हुआ है लेकिन किसने किया है कैसे वो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। तो उसके लिए कड़ियाँ जोड़ी जाती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अकॉर्डिंग, पता चलता है भाई फला व्यक्ति भी उसमें शामिल था, तो अब पता चलता है कि उसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति कनेक्टेड थे, तो अब उनमें से किसी एक व्यक्ति को इस आधार पर कि भाई उसको छोड़ दिया जाएगा, क्षमादान दे दिया जाएगा, वो मामले के संबंध में जो भी सही घटनाएं हैं बातें उनको बता दे। तो वही 2 पॉइंट यहाँ पर कह रहा है, यानी कि यहाँ पर आपके BNS की जो 300 आपके 43, 44, 45 वाले प्रोविजंस यहाँ पर भी एज इट इज़ आपके क्या होंगे, लागू होंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर सारी कार्यवाहियाँ वगैरह मतलब सब कुछ सेशन कोर्ट के अकॉर्डिंग जो चलता है प्रोसेसर वो सब यहाँ पर माना जाएगा, और वो विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, और उसको जिला न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की जाने वाली सारी सिविल शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा, प्रक्रिया और पावर, तो इस तरीके से आप मोटी मोटी लाइनें यहाँ से तैयार कर सकते हैं। शो ट्रायल किन में करेगा, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये आवश्यक वस्तु अधिनियम का सेक्शन जो 12A आता है उसमें शो ट्रायल के बारे में बात की गई है, तो उसके यहाँ पर इसको बताया गया है, तो ये आप कर सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो वहाँ 3 सेक्शंस आप वहाँ से उसको तैयार करेंगे, ठीक है। 3, 4 और 5 आपने वहाँ से तैयार कर लिया। अब आता है अपराध और शास्तियाँ, पेनल्टीज। अब देखिए अब सेक्शन 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका 2018 में संशोधन हुआ था, याद रखिएगा। जो मेजर थोड़े से बहुत महत्वपूर्ण एक्ट हैं उनमें रिसेंटली जो भी संशोधन हुआ हो मतलब लास्ट टाइम का, और अगर उसमें ज़्यादा संशोधन हुआ है
ये मैंने पहले भी वीडियोस में कहा था, तो आप उसको ज़रूर तैयार करें। यहाँ पर देखिए सेक्शन 7 अब कह रहा है कि जब पब्लिक सर्वेंट खुद रिश्वत की मांग कर रहा है, क्या कर रहा है पब्लिक सर्वेंट खुद रिश्वत की मांग कर रहा है कि भाई मैं तुम्हारा जो काम है ना उसे आराम से करा दूंगा, चाहे वो मेरे करने लायक हो चाहे कोई दूसरे व्यक्ति के करने लायक हो, ठीक है। तो अगर पब्लिक सर्वेंट खुद रिश्वत की मांग कर रहा है ताकि सामने वाले व्यक्ति को अनुचित लाभ प्रदान कर सके और ऐसा करके वो अपने कर्तव्य पालन की अवहेलना करेगा या किसी दूसरे व्यक्ति से करेगा, आप लोग जानते कि भाई ठीक है मैं काम करा दूंगा, आप बस इतना कर दीजिए, समझते ना आप वो चीज़ें। तो अगर आप खुद ऐसा कर रहे हो तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति पनिशेबल होंगे और 3 साल से 7 साल तक का इसमें सजा का प्रावधान है। ओके, उसके बाद यहाँ पर सेक्शन 8 कब लगेगा? तो सेक्शन 8 लगेगा आपका जब सामने वाला उनको रिश्वत दे रहा है, मतलब 7 में वो खुद रिश्वत मांग रहे हैं और 8 में जब उनको रिश्वत दी जा रही है ताकि सामने वाले को अनुचित लाभ प्रदान किया जा सके। अब चाहे जो रिश्वत ले रहा है वो खुद उस काम को कर रहा हो या दूसरे व्यक्ति को करवा रहा हो, बट यहाँ का इसका ये प्रोविजो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति को विवश किया गया है असम्यक लाभ देने के लिए, मतलब उसकी बेचारे की इच्छा नहीं थी बल्कि उसको ऐसी सर्कमस्टेंसेस में डाल दिया गया कि वो अब क्या होगा कि उसको रिश्वत देनी पड़ेगी, तो वो यहाँ पर, लेकिन एक कंडीशन है कि उसको जब उसको विवश किया गया था तो जब उसने वो असम्यक लाभ दिया था उस तारीख से 7 दिन की अवधि के भीतर उसे जो विधि प्रवर्तन अधिकारी है, अन्वेषण प्राधिकरण है, उसको रिपोर्ट देनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आ जाता है। ओके, सेक्शन 9 बात करता है कि जो वाणिज्यिक संगठन होते हैं उनके द्वारा पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत देना, मतलब जो संगठन के रूप में काम करते हैं, तो ये तो आप जानते हैं ये लोग तो सबसे ज़्यादा इस काम को करते हैं। जो संगठन संस्थाएं बनी हुई कि वे ठीक है अपना काम हो जाएगा, तो पब्लिक सर्वेंट्स को क्या देते रहते हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस देते रहते हैं, असम्यक लाभ, क्योंकि यहाँ पर रिश्वत सब यूज नहीं, असम्यक लाभ उसी गलत धनराशि को देने के संबंध में यूज किया गया है। तो सेक्शन यहाँ पर आप जो है 9 भी तैयार करें। उसके अलावा यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से अब आप आए सीधे 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है 13 से आप लोगों की प्रॉब्लम पूछने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि लोक सेवक द्वारा आपराधिक अनाचार मतलब कदाचार, क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, ये आपका तब होता है कि जब मानो आपने किसी प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी उसके नियंत्रण में दे दी कि भाई तुम जो है इसका देखभाल करना, उसके भार साधन में दे दी कि तुम्हारे कंट्रोल में इसकी देखभाल तुमको करनी है, तुम्हारे नियंत्रण में, लेकिन वो कपटपूर्वक क्या करे उसको अपने लिए यूज़ कर लिया। दूसरी बात, अब उस पद पर अब हम देखते हैं कि मानो सैलरी तो तुम्हारी 50,000 है, लेकिन उसके हिसाब से तुम्हारी जो नेटवर्थ इस वक्त है वो तो बहुत ज़्यादा है, तुम सैलरी से उतना नहीं कमा सकते, उतनी एसेट्स उतनी संपत्तियां प्राप्त नहीं कर सकते, फिर तुम्हारे पास कहाँ से आई है? तो बी वही कह रही कि यदि वह पद अवधि के दौरान अवैध रूप से अपने आशय को समृद्ध करता है, मतलब अपनी आय से अधिक संपत्ति रख रहा है और उसका हिसाब भी नहीं दे पा रहा है, तो ज़्यादातर पब्लिक सर्वेंट्स पर जो हम देखते हैं कि आय से अधिक संपत्ति पाई गई है तो सेक्शन 13 इन पर अप्लाई होता है। तो आप ये समझिए यहाँ से अगर है तो यहाँ से सेक्शन 13 से प्रॉब्लम बनने की ज़्यादा आपकी संभावनाएं हैं, ठीक है। और फिर आप आए 17A पर, जो ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक सर्वेंट है ना उनके द्वारा शासकीय कर्तियों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों, जो पब्लिक सर्वेंट जो अपने काम कर रहे थे अपने पद के दौरान उस समय उन्होंने जो सिफारिशें की हैं या जो विनिश्चय लिए हैं उनके संबंध में जो अपराध हैं उनकी जांच, विचारण के पूछताछ और अन्वेषण, इन सब के बारे में दिया हुआ। और बस इसमें 2 ही चीज़ें हैं भाई कि अगर ऐसा है पब्लिक सर्वेंट, तो अगर वो पब्लिक सर्वेंट सेंटर से कनेक्टेड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही परमिशन से किया जाएगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट की से, अगर अदर कोई प्राधिकारी तो सक्षम प्राधिकारी। बस यहाँ पर इतनी चीज़ें बताई गई हैं कि भाई इनके खिलाफ जो भी, क्योंकि अब पब्लिक सर्वेंट है उनके खिलाफ आप एक सामान्य व्यक्ति की तरफ से डायरेक्ट तो कार्यवाही कर नहीं सकते हो, तो अगर वो सेंटर से कनेक्टेड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से कोई भी काम होगा, जाँच पूछताछ अन्वेषण, और अगर राज्य से संबंधित है तो राज्य का, और मानो अगर जो हमारे नीचे वाले होते हैं कहीं अदर स्थानीय प्राधिकरण के अंडर में आ रहा है तो जो भी सक्षम प्राधिकारी होगा उसके अनुसार। ओके, अब देखिए 17A और 19 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए 17 अप्लाई होगा जब अपराध के संबंध में जांच, पूछताछ और
अगर अन्वेषण चल रहा हो, ये बात ध्यान रखिएगा। 19 कब अप्लाई होगा? जब उसके खिलाफ अभियोजन, कोर्ट में कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। तो यहाँ भी तीनों चीज़ें हैं, बस यहाँ पर इसका सेंस चेंज है। ऊपर वाला ग्राउंड बाल के नीचे तीनों चीज़ें आपकी 17A और 19 की आपकी क्या है, सेम यहाँ पर होंगी। ठीक है, उसके अलावा आप 21 कर सकते हैं। 21 में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हम BNSS में पढ़ते हैं वो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि क्या वो सक्षम साक्षी होगा। बस देखिए, जैसे मैंने कहा कि 31 सेक्शंस हैं, सारे नहीं करने, तो बस यहाँ इतने ही सेक्शंस आपको इसमें से करना है। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जब आप एग्जाम के बाद एनालिसिस करेंगे, अगर जिसने भी मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं बच्चे, अगर वो बाद में एनालिसिस करेंगे तो वो ये पाएंगे कि जो भी मैंने अभी तक बताए हैं उनसे बाहर मुख्य परीक्षा में कुछ भी आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो आप लोगों से मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर उस बच्चे तक जो UP-AP मुख्य परीक्षा दे रहा है उस तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि ये जो माइनर लॉज हैं इनकी अच्छे से तैयारी हो सके। क्योंकि लास्ट टाइम पर बहुत ज़्यादा रिवीजन अब आप करने का वक्त नहीं है। जितना हो सके, जब देखिए हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो सारा पढ़ते हैं, उसके बाद हम थोड़ा कम 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 पढ़ते चले जाते हैं। लास्ट टाइम पर स्मार्ट स्ट्रेटेजी वो ये कि जितना ज़रूरत है उतना ही हम पढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।